वहीं उसके कार रुकते ही सभी स्टूडेंट हैरानी और एक्साइटमेंट के साथ उसकी कार की तरफ देखने लगे। वहीं कुछ स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी से कार को फोटो लेकर उसके बारे में सर्च करने लगे, और जैसे ही उन्होंने कार की कीमत को देखा तो वो तो सब बेहोश ही होने वाले थे। ये तो सबसे कीमती कार है बुगाटी की। इस कॉलेज में इतनी ज्यादा अमीर कौन है जो 132 करोड़ का कार लेकर कॉलेज आया है? सब देख रहे थे। जैसे अभी जो भी कार की ड्राइविंग सीट से बाहर निकलेगा वो सब मिलकर उस इंसान पर झपट पड़ेंगे। वहीं प्रिया जो उसी कॉलेज में थी, उसने उस कार को देखकर ही पहचान लिया था। रिया की एक दोस्त बोली, क्या ये करण की कार नहीं है? यार, अगर तू करण को नहीं छोड़ता तो आज तू इस कार में घूमती, और हो सकता है तेरी वजह से करण हमें भी इस कार में बैठने देता। उसकी बात सुनकर प्रिया ने उसे घूर कर देखा और बोली, मुझे क्या पता था कि ये फटीचर करण इतनी ज्यादा अमीर हो जाएगा। वैसे भी अभी तक हमने देखा नहीं है कि इस कार से कौन बाहर निकलेगा। अगर करण इस कार से बाहर निकलेगा तभी मैं मान जाऊंगी कि ये कार करण की है, वरना क्या पता वो किसी अमीर फैमिली के बच्चे की ड्राइवर हो और इसलिए कल वो इस इतनी महंगी कार को चलाकर आया हो। तभी सबकी निगाहों के सामने करण ने कार को पार्क किया और कार की ड्राइविंग सीट से बाहर निकल गया। जब सब ने करण को उस इतनी महंगी कार से बाहर उतरते हुए देखा तो सब हैरान रह गए। भला करण को यहां इस सिटी के कौन नहीं जानता है? सबकी नजर में करण किसी भिखारी से कम नहीं है जिसे राठी फैमिली ने पूरी तरह से ठुकरा दिया था। उसका तो स्कॉलरशिप को भी बदल दिया गया, जानबूझकर उसकी स्कॉलरशिप को किसी और को दे दिया गया था। और करण राठी राठी फैमिली का बेटा होकर भी उसके पास पैसा नहीं था इस कॉलेज में एडमिशन लेने की। और कल से तो सब इसी बारे में बात कर रहे थे कि करण और उसकी बहन को राठी फैमिली से बेदखल कर दिया गया था, और शायद वो दोनों भाई बहन इस वक्त खाने के लिए अभी भीख मांग रहे होंगे। इसी से पता चलता था कि राठी फैमिली को करण और सुहानी की कोई फिक्र नहीं थी। पर आज तो करण को देखकर ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो खाने के लिए भीख मांग रहा होगा। भला इतनी महंगी कार से कॉलेज आने वाला लड़का खाने के लिए भीख क्यों मांगेगा? करण ने किसी पर ध्यान नहीं दिया और आपने कार कीज को पॉकेट में डाल अंदर बढ़ गया। वहीं प्रिया को इस वक्त बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। उसने क्यों करण की इतनी जल्दी छोड़ दिया? थोड़ी देर इंतजार करती तो शायद उसे पता चल जाता कि करण इतना अमीर बन चुका है। प्रिया खुद को और संभाल नहीं पाई और करण की तरफ भागी। उसके पास खड़ी उसके दोस्त भी हैरान रह गए उसे करण की तरफ ऐसे भागते देखकर। प्रिया जल्दी से जाकर करण के सामने खड़ी हो गई। वो बाकी सभी लड़कियों को दिखाना चाहती थी कि अभी भी करण उसका बॉयफ्रेंड है, और वहीं जो लड़कियां करण की कार देखकर उसकी तरफ आने की कोशिश कर रही थी। प्रिया को देखकर वो सभी लड़कियां वहीं पर रुक गईं। उन्हें भी पहले से ही पता था कि करण और प्रिया रिलेशन में है, पर उन्हें यह नहीं पता था कि उनका ब्रेकअप भी हो चुका है। आपने सामने प्रिया को देखकर करण की भौहें सिकुड़ गई। उसने ठंडे भाव से प्रिया को देखा। वहीं प्रिया जो करण को देख रही थी, उसने आज पहली बार करण की आंखों में अपने लिए प्यार नहीं बल्कि ठंडक देखा था। प्रिया ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया क्यों कि वो अभी यही मानती थी कि करण उससे बेहद प्यार करता है और वो जीतेन के साथ थी, इसलिए करण बस गुस्से में है। पर वो करण को बहुत जल्द मना सकती थी। पहले भी वो कई बार ऐसा कर चुकी थी। जब भी करण उसे किसी और लड़के के साथ देखता था और उससे सवाल करता था तो प्रिया खुद ही गुस्सा होकर बैठ जाती थी। वो उसे एक्सप्लेन करने की जमात नहीं उठाती थी, और ये करण ही होता था जो उसे मनाने के लिए उसके पीछे आता था। इसलिए प्रिया को अभी भी विश्वास था कि अगर वो माफी मांगेगा तो करण उसे माफ कर देगा। प्रिया ने मासूम चेहरा बनाकर करण को देखा और बोली, करण, क्या तुम अभी भी मुझ पर गुस्सा हो? क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकते हो? ये जितेन ही था जिसने मुझे जबरदस्ती अपने साथ रिलेशन में आने के लिए कहा था, वरना वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता। तुम्हें तो पता है ना, वो गुप्ता फैमिली का बड़ा बेटी है और सब उससे प्यार करते हैं। मैं बस थोड़ा डर गई थी और तुम्हारे लिए कोई परेशानी नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं उसके साथ चली गई। उसने चालाकी से सारा दोष जीतेन के सिर पर डाल दिया। अगर यहां जीतेन होता और प्रिया की बातों को सुनता तो वो गुस्से से पागल हो जाता, क्योंकि ये प्रिया ही थी जो खुद जीतेन के पास गई थी सिर्फ पैसों के लिए। वही प्रिया की दोस्त जो थोड़ी दूर से पर उन्हें प्रिया की बातें सुनाई दे रही थीं, वो सभी हैरान ही गए।
वहीं प्रिया तो सोच रही थी करण जरूर उसे माफ कर देगा। वैसे भी करण उसे सच में प्यार करता था, तो उसका प्यार इतनी जल्दी खत्म कैसे हो सकता था। पर जब उसने सर उठाकर फिर से करण को देखा तो वो चौंक गई, क्योंकि करण की आंखों में वो आपने लिए अभी भी कोई प्यार नहीं देख पा रही थी, बल्कि वो करण की आंखों में आपने लिए घिन देख पा रहा था। हटो मेरे सामने से, करण ने शांति से कहा, जैसे उसका प्रिया से कोई लेना देना ही ना हो। प्रिया हैरान खड़ी थी, वो बस पूछना चाहती थी कि क्यों, क्या अब करण उससे प्यार नहीं करता है। पर करण ने जब देखा प्रिया सामने से नहीं है रही है, तो वो दूसरी तरफ से क्रॉस करके चला गया। प्रिया वहां अकेली खड़ी रह गई। वहीं बाकी सभी स्टूडेंट्स प्रिया को देखकर हंसने लगे, क्योंकि उन्हें भी लगा था कि करण और प्रिया साथ में है और करण अभी भी प्रिया के पीछे भागेगा। पर करण ने तो प्रिया को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। वहीं प्रिया ने गुस्से से पैर पटक लिया और मन में बोली, में कुछ भी करके करण को फिर से हासिल करके रहूंगी। इतने अमीर लड़के को मैं कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती हूं। वो गुस्से से अपने दोस्तों के साथ वहां से चली गई। वहीं सभी स्टूडेंट करण के कार के आसपास इकट्ठा हो गए और फोटो लेने लगे। वहीं करण एडमिशन के लिए चला गया। उसने फीस भर दिया। तो जो प्रोफेसर एडमिशन करवा रहे थे वो भी हैरान हो गए, क्योंकि 2 दिन पहले ही तो उन्हें राठी फैमिली ने कहा था कि करण की स्कॉलरशिप को कैंसिल कर दो। और कॉलेज में कुछ लोगों को पता था कि राठी फैमिली करण की शादी मंडल फैमिली के बेटी से करवाना चाहते थे। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि करण अपना टाइम पढ़ाई में वेस्ट करे। वो चाहते थे करण मंडल फैमिली में घर जमाई बंद कर चला जाए और रिया का सारा काम करे। पर आज करण ने पूरा पैसा भर दिया था कॉलेज में एडमिशन के लिए। अब तो उनके पास कोई रीजन नहीं था करण को कॉलेज बाहर निकालने के लिए। वहीं दूसरी तरफ राठी मेंशन में सुष्मिता जल्दी से भागते हुए अंदर आई। अंदर हाल में सब बैठे हुए थे। शाम को एक बिजनेस पार्टी थी, सब इस बारे में बात कर रहे थे। सुष्मिता को वापस घर आए देखकर बुआ अनीता रथी कंफ्यूज हो गई और पूछा, क्या हुआ, क्या तुम स्कूल नहीं गई थी, तुम वापस क्यों आ गई? अपनी मॉम की बात सुनकर सुष्मिता उनके पास बैठकर बोली, मोम में करण के बारे में बताने के लिए वापस आ गई। उसकी बातें सुनकर सबका मुंह बन गया। अनीता जी मुंह टेढ़ा करके बोली, उस कचरे के बारे में क्या बताना है तुम्हें जो तुम वापस आ गई? अब वो इस घर से जा चुका है, इसलिए उसके बारे में बात करने की क्या जरूरत है? बाकी सब भी उनकी बातों से सहमत थे। तो सुष्मिता बोली, नहीं मोम, यहां से जाने के बाद तो मैं देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो किसी प्रॉब्लम में हो। फिर सुष्मिता ने सब कुछ बता दिया कि करण के पास कितनी ज्यादा महंगी कार है। उसकी बात सुनकर सब हैरान हो गए। गुरुनाथ जी अपनी छड़ी पटकते हुए बोले, तुम क्या कह रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वो बदमाश बेकार का टुकड़ा उसके पास इतनी महंगी कार कैसे हो सकता है? जरूर तुमने गलत देखा होगा और वो किसी और का ड्राइवर होगा। सुष्मिता ना में सिर हिलाकर बोली, नहीं नाना जी, मैंने जब उसे देखा तो वो बहुत बदला हुआ सा लग रहा था। तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो किसी का ड्राइवर है। वो कार करण की ही है। उसकी बात सुनकर सब कंफ्यूज हो गए। शरद जी बोले, उसके पास इतना ज्यादा पैसा कहां से आया? सब एक दूसरे को देखने लगे। राजीव करण के डैड बेहद इंटेलिजेंट और स्मार्ट थे। बिजनेस में उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटा दिया था। ऐसा तो नहीं करण को अपने डैड की क्वालिटीज विरासत में मिली हो। जब तक वो यहां था तो अपने बिजनेस स्किल को वो छुपा रहा था, और यहां से जाते ही उसने अपना असली पावर दिखाया हो। अगर ऐसा हुआ तो वो सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, क्योंकि उनका बिजनेस जो राजीव ने बहुत आगे पहुंचा दिया था अब धीरे धीरे पूरी तरह से नीचे जा रहा था। उन्हें मंडल फैमिली की क्या जरूरत पड़ती? जब तक राजीव यहां था तब तक बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं होता था और उनकी बिजनेस आगे बढ़ता जा रहा था। वो दिल्ली के टॉप बिजनेस फैमिलीज में से एक थे। मंडल फैमिली भी उनके लिए कुछ नहीं था। पर जब से राजीव गायब हो गया था तब से उनका बिजनेस बस नीचे गिरता ही जा रहा था। आज उनके पास कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट नहीं था, और जो कुछ प्रोजेक्ट भी उन्हें मिलता था वो भी ठीक से नहीं होता था, और उसके लिए जो फंड वो मार्केट से लेते थे वो भी बर्बाद हो जाता था। ये तो अच्छी बात है कि राजीव जी ने जाने से पहले बिजनेस को बहुत अच्छे से स्टेबल कर दिया था। उनका बिजनेस आज भी ठीक ठाक चल रहा था। इसका रीजन राजीव था। और अगर करण के पास भी उतना ही टैलेंट और बिजनेस स्किल हुआ तो यह बेहद बुरा होगा। हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया है क्या? वो इस बात के लिए बदला
नहीं लेगा। ये सोचकर ही राठी फैमिली में हर कोई इस वक्त बेहद परेशान हो गया। शरद राठी परेशान होकर बोला, तो पापा हमें क्या करना चाहिए? क्या हम करण को वापस परिवार में बुलाकर ले आए और पता करें कि आखिर उसके पास इतनी महंगी कार कहां से आया? अपने बड़े बेटे की बात सुनकर गुरुनाथ राठी बोले, हाँ, हम कल उस बदमाश से मिलने के लिए जाएंगे। पहले पता करो कि वो दोनों भाई बहन इस वक्त कहाँ रह रहे हैं। फिर कल हम उसके लड़के से मिलने जाएंगे। हम उस लड़के से बात करके देखेंगे। अगर वो सच में हमारे पीठ पीछे कुछ कर रहा था तो पता चल जाएगा। चाहे इस वक्त वो कितने भी परेशान थे, पर अभी कुछ नहीं कर सकते जब तक उन्हें पता न चल जाए कि वो दोनों इस वक्त कहाँ रह रहे हैं। इसलिए चुप हो गए। वही सुमिता राठी और रीना राठी दोनों आंखों ही आंखों में कुछ बात कर रहे थे। उन दोनों को तो बस अपने बेटे और बेटी की चिंता थी। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि राठी फैमिली की प्रॉपर्टी किसी के भी पास जाए। जब करण के डैड राजीव राठी यहां थे और सारा बिजनेस संभालते थे, घर का सब कुछ वही थे और उन सब को उनके आगे झुककर रहना पड़ता था। अब वो सब ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे जैसे वो लोग राजीव राठी के आगे कुछ नहीं कह पाते थे। अब करण भी आ जाए और इस तरह से उन लोगों को झुकाकर रखें। वो दोनों ये सब कुछ अपने बच्चों के लिए चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ये सब प्रॉपर्टी में से कुछ भी हिस्सा करण या उसकी बहन को मिले। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सा विला जिसके बाहर मंडल विला लिखा हुआ था। अंदर हॉल में इस वक्त कुछ लोग बैठे हुए थे और सबकी चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। हेड चेयर पर ओल्ड एज का इंसान बैठा हुआ था। उसका चेहरा गुस्से से कल पड़ा हुआ था। वो अपने हाथ को मेज पर पटकते हुए गुस्से से बोले, उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती को रिजेक्ट करने की? और राठी फैमिली के लोग क्या कर रहे थे? उन लोगों ने तो कहा था कि उनका घर का छोटा बेटा बेहद नालायक है, वो किसी काम का नहीं है। अगर वो उसे शादी करने के लिए कहेंगे तो वो जरूर मान जाएगा। तो फिर क्या हुआ? उसे लड़के ने शादी के लिए मना करके पूरे सिटी में हमारी बेइज्जती करती है। सबको पहले से ही पता था कि पोती की शादी राठी फैमिली के छोटे पोते से होने वाली है। लगता है उन राठी फैमिली वालों को बेहद घमंड है। क्या उन्हें लगता है कि राजीव राठी अभी भी यहां है जो उनके बिजनेस को टॉप पर ले जाएगा? उन सब पर दया करके उन्हें ऑफर दिया था और वो खुद ही हमारे दरवाजे पर रिश्ता ले कर आए थे। क्या बस इसलिए ताकि हमारी मंडल फैमिली की बेइज्जती कर सके? उन्होंने बाकी सबको देखा तो रिया के डैड रंजन मंडल खड़े होकर बोले, आपने सही कहा डैड, पर राठी फैमिली ने करण राठी को घर से निकाल दिया है। अब वो लड़का करण राठी राठी फैमिली का बेटा नहीं है। अब हम चाहकर भी राठी फैमिली से बदला नहीं ले सकते हैं। और पता क्या है कि राठी पर मिलने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। वो भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत पहले से तैयार थे। ये करण राठी ही था जिसे रिश्ते के लिए इनकार कर दिया, वो भी सबके सामने। उनकी बातें सुनकर उनके पिता कमलेश मंडल ने अपनी पोती रिया की तरफ देखा जो आराम से बैठी हुई थी। उसे देखकर कमलेश मंडल को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर उनकी बेटी मुंबई जाकर वहां किसी से प्यार नहीं करती और उसकी बच्चों की मां नहीं बनने वाली होती तो भला उन्हें इतनी ज्यादा शर्मिंदा क्यों होना पड़ता? और क्यों उन्हें करण राठी जैसे बेकार दामाद घर जमाई बनने के लिए ढूंढना पड़ता? उन्हें अपनी पोती पर इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जो भी हो रहा था सब कुछ उनकी पोती की गलती की वजह से ही हो रहा था, वरना वो राठी फैमिली जैसी छोटी मोटी फैमिली को मुंह तक ना लगाते। और अब उस फैमिली की एक बेकार मेंबर ने शादी के लिए रिजेक्ट करके उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दिया था। उन्होंने गुस्से से छड़ी पटकते हुए रिया को देखा और बोले, क्या तुम्हें कुछ कहना है? तुम बदमाश लड़की, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। एक तो तुम प्रेग्नेंट हो गई और जिससे तुम प्यार करती थी वो तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार नहीं है, पर फिर भी तुम इस बच्चे को रखना चाहती हो। कमलेश जी अपनी इस बड़ी पोती से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, पर अब उन्हें अपनी पोती को देखकर सिर्फ निराशा ही हो रही थी। उन्होंने ऐसी बर्बाद पोती को कैसे पाला? वो कितनी बार कह चुके थे कि इस बच्चे को एबर्ट कर दे। वो मंडल फैमिली से थे, उन्हें अपनी पोती के लिए बहुत बड़ी फैमिली का रिश्ता भी मिल जाता। पता नहीं ये लड़की शादी तोड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं है। रिया ने अपने दादाजी को देखा और बोली, दादाजी अब कुछ भी कीजिए, पर मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं मरूंगी। ये हम दोनों की प्यार की निशानी है और मैं जिससे प्यार करती हूं वो इस दुनिया की सबसे
अमीर फैमिली में से एक का यांग मास्टर है और मैं इस बच्चे को कभी नहीं मारूंगी क्योंकि मुझे भरोसा है आज, नहीं तो कल वो अपने बच्चे को जरूर लेने आएंगे और साथ में मुझे भी ले जाएंगे। उसकी बात सुनकर कमलेश जी ने गुस्से से अपनी छड़ी पटक दिया और रिया की मोम की तरफ देखकर बोले, इस लड़की को जल्दी से मेरी आंखों के सामने से ले जाओ। उनकी बात सुनकर हरिया की मॉम रोमिका मंडल जो बैठी थी वो जल्दी से खड़ी हो गई और रिया को अपने साथ लेकर चली गई। रोमिका मंडल भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उन्हें करण पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उनकी बेटी को रिजेक्ट करने की। वो एक बहुत घमंडी औरत थी और रिया बिल्कुल अपनी मॉम पर गई थी। उनके हिसाब से कोई भी उन्हें रिजेक्ट नहीं कर सकता है। रूम के अंदर जाकर रोमिका जी गुस्से से रिया को देखकर बोली, अपने दादाजी को गुस्सा दिलाना बंद करो और सोचो कि अगर वो इंसान इस बच्चों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो तुम दोनों का क्या होगा। रिया ने घमंड से अपनी पेट पर हाथ रखा और आराम से सोफे पर बैठकर बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा है वो अपने बच्चों को और मुझे जरूर यहां से ले जाएंगे। मैं बस तब तक के लिए दादाजी की बात मानकर उसे फटीचर करण पर एहसान कर रही थी। पर अगर वो इस एहसान की कदर नहीं करता है तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी उसे फटीचर भिखारी को सामने भी कौन देखना चाहता है। ये कहते हुए उसकी होठों पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। वहीं उन दोनों माँ बेटी की जाने के बाद कमलेश जी रंजन जी को देखकर बोले, उस करण को सबक सिखाओ, उसकी हिम्मत कैसे हुई मंडल फैमिली की बेटी को रिजेक्ट करने की। किसी को भेजो और उसे अपंग बना दो, चाहे उनकी पोती कितनी भी गलतियां करें। पर कमलेश जी अपनी पीती की गलतियों को माफ कर देते थे और यही उनके लिए आगे चलकर कितनी बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली थी उन्हें नहीं पता। रंजन जी की आंखें भी गहरी हो गई थीं। वो भी उसे बच्चे करण को सबक सिखाना चाहते थे। वही करण इन सभी साजिशों से अनजान इस वक्त अपनी एडमिशन कंप्लीट करके वापस आ रहा था। जैसे ही वो कॉरिडोर से दूसरी तरफ मुड़ा वो किसी से टकरा गया। सामने वाला इंसान गिरता उससे पहले करण ने उसे कमर से पकड़ लिया और बचा लिया। करण ने सामने देखा तो इस वक्त उसकी बाहों में एक खूबसूरत लड़की थी। करण ने सामने देखा तो इस वक्त उसकी बाहों में एक खूबसूरत लड़की थी जिसकी आंखें इस वक्त बंद थीं और उसकी घनी पलकें फड़फड़ा रही थी। उसकी गुलाबी होंठ कसकर बंद थे और उसका चेहरा इतना ज्यादा खूबसूरत था, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी पेंटिंग से निकलकर सीधा उसकी बाहों में आ गिरी हो। उसकी लंबे बाल इस वक्त नीचे की तरफ झूल रहे थे। ये नजारा बेहद रोमांटिक लग रहा था। वही करण तो बस उसे लड़की की चेहरे में खोया हुआ था। उसने आज तक कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखा था। वहीं लड़की को जब एहसास हुआ कि वो नीचे नहीं गिरी है तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोला तो उसकी ब्राउन आंखें करण की काली आंखों से जा मिली। इस पल जैसे वक्त थम सा गया था करण और वंशिका दोनों की। आंखें एक दूसरे में घूम कहीं खोई हुई थीं। तभी उन्हें किसी की कदमों की आहट सुनाई दी तो दोनों होश में आए। करण ने उसे लड़की को सही से खड़ा किया और बोला, आप ठीक है। उसे लड़की ने करण को हिचकिचाते हुए देखा और बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूं, थैंक यू मुझे गिरने से बचाने के लिए। वो ऐसे कैसे इस लड़के की आंखों में खो सकती थी। वो तो यहां अपनी प्यार को ढूंढने के लिए आई थी जिसे उसकी जान बचाया था। उसने सोच लिया था वो सिर्फ उसे लड़के से ही प्यार करेगी और उसी से ही शादी करेगी। उसे लड़के के सिवा कोई भी उसकी दिल में नहीं आ सकता था। करण ने भी उस लड़की को हिचकिचाते हुए देखा और स्माइल करते हुए वहां से चला गया। वो कोई ऐसा इंसान नहीं था जो सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर दे। उसे अच्छी तरह से पता था कि ये लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है, पर वो इस तरह से उस लड़की को नहीं देख सकता था। पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले इस लड़की को कहीं पर देखा है। वो लड़की बस उसे जाते हुए उसकी पीठ को देखते रह गई। तभी एक लड़की उसके पास आई और बोली, क्या हुआ वंशिका, तुम उसे लड़के की तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? अब ये बिल्कुल भी मत कहना कि अब ये लड़का तुम्हें पसंद आ गया है। तुम जिस लड़के से प्यार करती हो उसे ढूंढने के लिए हम यहां तक आ चुके हैं। अब इतनी मुश्किल उठाने के बाद अगर तुमने अपना मन बदलना तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी दोस्त की बातें सुनकर बहुत खूबसूरत लड़की जिसका नाम वंशिका था वो बोली, तू पागलों के जैसी बात मत कर, उसने बस मुझे गिरने से बचाया इसलिए मैंने उसे थैंक्स कहा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, इसलिए ज्यादा सोचना बंद कर। पर यह सोच कि अगर हमें यहां पर मेरा ड्रीम बॉय नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। वंशिका की बात सुनकर उसकी दोस्त रितिका बोली, हां और क्या करना है।
वापस मुंबई चले जाएंगे और क्या, नहीं तो यहीं पर ढूंढते रहना। यहाँ पर आने के बाद से कॉलेज के स्टूडेंट ने तुम्हें कॉलेज की देवी बना दिया है। इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो कि यहाँ पर लड़के तुम्हारे पीछे पागलों की तरह पड़े हुए हैं। तुम यहाँ ज़्यादा दिन रही तो तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारी घर वालों को ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अपने दोस्त की बात सुनकर वंशिका फिर से उदास हो गई और बोली, नहीं, जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेती तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे इसी दिल्ली शहर में मिल जाएगा। मैंने उसके स्कूल नाम को याद रखा था। अगर नाम याद होता तो मैं उसे ढूंढ चुकी होती। दिल्ली स्कूल में पढ़ता था तो वो यही से तो होगा ना। मैं जल्दी उसे ढूंढ लूंगी। इसी कॉलेज में रहकर उसे ढूंढना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। उसकी जिद को देखकर रितिका ने सिर हिला दिया। वो चाहकर भी अपने दोस्त को नहीं समझा सकती थी। एक बार वंशिका जो डिसाइड कर लेती थी उसे करके ही रहती थी। दोनों वहां से कैंटीन की तरफ चले गए। वहीं करण वहां से विला जाने वाला था। तभी उसे अननोन नंबर से कॉल आने लगा। करण ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से भरत राठी की आवाज आई, तुम बदमाश विद्रोही बच्चे, इस वक्त कहां हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर वालों की नंबर को ब्लैकलिस्ट करने की? यह आवाज सुनकर ही करण समझ गया कि किसने फोन किया है। घर छोड़ने के बाद कल ही उसने उन सब की नंबर को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था। और देखो आज फिर से उन सब कुत्तों का कॉल आ गया। और उसे अच्छी तरह से पता था कि जरूर उसे लड़की सुष्मिता ने जाकर उन सबको उसकी कार के बारे में बताया होगा, जिस वजह से ये लोग बेचैन होकर उसे कॉल कर रहे हैं। ये लोग इस वजह से डर गए होंगे कि कहीं उसके पास पैसा ना हो। इस वक्त राठी फैमिली की हालत खराब थी और उन्हें पैसों की जरूरत थी। इसलिए तो वो इतनी डेस्परेटली मंडल फैमिली से जुड़ना चाहते थे और उन लोगों ने उसे ही बलि का बकरा बना दिया था। अब जब उन्होंने देखा होगा कि उसके पास पैसा है तो अब वो शायद उस पैसे को चाहते हैं। करण की होठों पर इस वक्त एक ठंडी मुस्कान आ गई। वो हंसते हुए बोला, मैं तुम कुत्तों के आगे हड्डियां भी नहीं फेंकने वाला। इसलिए अगर तुम लोग किसी लालच में फिर से मुझे फैमिली में बुलाने वाले हो तो कोई फायदा नहीं। इतना कहकर उसने फोन रख दिया और कार ड्राइव करके वहां से चला गया। वहीं भरत राठी, जिस करण ने बोलने का मौका भी नहीं दे दिया था, उसने गुस्से से फोन पटक दिया और बोला, पापा इस लड़के के अंदर ज्यादा ही घमंड आ चुका है। पता नहीं इसे किस बात का इतना घमंड है। मैं बस पूछना चाहता था कि वो इस वक्त कहाँ रह रहे हैं, क्योंकि अब तक हमारे लोग पता नहीं कर पाए हैं कि वो कहाँ रह रहा है। पर उसने मुझे क्या कुछ नहीं सुना दिया कि बात सुनकर बाकी सबको भी गुस्सा आ रहा था। गुरुनाथ जी गुस्से से बोले, यहां से जाने के बाद उसे लड़के के अंदर अब कोई मैनर्स नहीं है कि आपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं। कोई बात नहीं, वो लड़की है ना सुहानी, उसे फॉलो करो। जब वो स्कूल से वापस जाएगी हमें पता चल जाएगा कि वो कहां पर रह रहे हैं। फिर हम कल सुबह उसे लड़के से मिलने जाएंगे। भरत राठी ने हां में सिर हिलाया और कुछ इंस्ट्रक्शन देकर बाहर चले गए। सुहानी की क्लास खत्म हो चुकी थी। उसने अपने भाई को लेने आने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो किंजल को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी घर दिखाने के लिए। करण उसे लेने के लिए नहीं आया। किंजल और सुहानी एक साथ रॉयल एलिट सोसाइटी के बाहर पहुंचे। सुहानी को देखने के बाद उस गार्ड ने भी उसे कार को अंदर जाने दिया। किंजल सोसाइटी में चारों तरफ देख रही थी, जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग और गार्डन प्ले एरिया बना हुआ था और फूलों की कैरी और खुशबू हर तरफ फैला हुआ था। सच में ये जगह धरती पर स्वर्ग की तरह लग रही थी। और ये एक पहाड़ी को काट कर भी बनाया गया था। जितना आप पास जाओगे उतना ही आप पहाड़ी को करीब से देख पाओगे, जो कि बहुत खूबसूरत था। शाम और सुबह को यह नज़ारा और भी ज्यादा खूबसूरत होता था। किंजल की कार सुहाने की कहे अनुसार उनके विला के सामने आ कर रुकी। किंजल और सुहानी दोनों कार से बाहर उतर गए। किंजल तो उसे विला को देखते ही रह गई। कल उसने इस विला को वीडियो में देखा था, पर सिर्फ अंदर से उसने बाहर से विला को नहीं देखा था, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत था। उनका मेंशन तो इस विला के आगे कुछ भी नहीं था। यह विला इस समिति का सबसे बड़ा विला लग रहा था। दोनों अंदर चले गए। सुहानी ने अंदर जाके देखा तो करण इस वक्त तैयार होकर बाहर आ रहा था। सुहानी और किंजल को देखकर उसने स्माइल किया और बोला, मैं आपने दोस्त से मिलने जा रहा हूं, तुम दोनों मस्ती करो। जो भी चाहिए मीना आंटी या फिर रानी दीदी को बता देना। किंजल और सुहानी दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। तो करण वहां से अपने एक दोस्त से मिलने के लिए चलाया गया। उसका एक स्कूल फ्रेंड था जिसने उसे मिलने के लिए बुलाया था। करण का वो सबसे अच्छा दोस्त था। स्कूल टाइम से ही दोनों एक ही बेंच पर बैठते थे।
दोनों के पास ही ज्यादा पैसा नहीं होता था तो दोनों नहीं। स्टार्टिंग में पार्ट टाइम जॉब करने के बारे में डिसाइड किया था और एक टाइम में ही दोनों ने पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन किया था। पर उसने एक गैराज में काम करना स्टार्ट किया था तो उसके दोस्त ने एक रेस्टोरेंट में काम करना स्टार्ट कर दिया था। पर उनके बीच कभी भी दोस्ती नहीं टूटी थी। जब भी करण को पैसों की जरूरत होती थी, अगर उसके दोस्त के पास होता था तो वो उसकी जरूर मदद कर देता था, भले ही उसके पास पैसा ना हो। करण वहां से निकल गया। वहीं उसके जाने के बाद सुहानी किंजल को पूरा घर घुमाकर दिखाने लगी। किंजल उस बड़े से विला को देखकर हैरान हो रही थी। ये सच में रॉयल सोसाइटी का सबसे आलीशान विला कहलाने की लायक था। तभी किंजल की नजर ऊपर से विला की पीछे की तरफ पड़ी तो वो चिल्लाते हुए उछलने लगी। उसे इस तरह से उछलते हुए देखकर सुहानी जल्दी से उसके पास आ गई और बोली, क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों उछल रही हो? किंजल पीछे की तरफ इशारा करते हुए बोली, वाह, वो झील कितनी ज्यादा खूबसूरती है, चलो ना वहां पर चलकर बैठते हैं। सुहानी ने जब पीछे की तरफ देखा तो वो भी हैरान हो गई। क्यों कि अभी तक उसने भी उसे झील को नहीं देखा था, जो शायद एक आर्टिफिशियल झील था। पर उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सच में वो एक रियल झील हो। कल यहां आने के बाद उसने घर घूमकर देखा था, पर इस साइड आई थी पर चली गई थी, उसने ठीक से नहीं देखा था। और फिर वो दोनों शॉपिंग करने के लिए चले गए और आने के बाद वो थक गई थी। फिर खाना खाकर वो सो गई थी। सुबह उठकर तो वो स्कूल चली गई थी, इसलिए उसने बाहर की चारों ओर घूमकर नहीं देखा था। वो भी खुद होकर बोली, चलो वहां बैठते। दोनों विला के बाहर चले गए और पीछे की तरफ आ गए। रात के वक्त वो आर्टिफिशियल झील और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। दूसरी तरफ छोटी छोटी लाइट्स लगी हुई थीं, जो उस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। वहां कुर्सी भी लगी हुई थी और जगनुओं से जगह चमक रही थी। किंजल और सुहानी दोनों जाकर उस कृत्रिम झील के पास पानी में पैर डालकर बैठ गए और बातें करने लगे। वहीं करण जब सोसाइटी से बाहर निकला तो उसे एक लड़की दिखाई दी। उसे ऐसा लगा जैसे ये वही लड़की है जिसे वो कॉलेज में मिली थी, जिसे उसने गिरने से बचाया था। पर कर ने जल्दी से अपनी दिमाग को झटक दिया। जब से वो घर आई थी तब से उसे बस उस लड़की का ही ध्यान आ रहा था। बार बार उसे लड़की का ख्याल, जहां में आने की वजह से वो पूरी तरह से परेशान था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पहले से ही वो उसे लड़की को जानता है, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उस लड़की को कहां पर देखा। वो सोसाइटी से बाहर चला गया। वहीं उसकी कार की वजह से फिर से वो सबके लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका था। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो एक और नया कार खरीद लेगा जो ज्यादा ध्यान ना खींचे, ताकि आगे उसे इस वजह से किसी पिंजरे में फंसे चिड़िया की तरह ना देखा जाए। वहीं उसी सोसाइटी की एक विला के बाहर आकर एक कार रुकी। दो लड़कियां कार से बाहर निकली, जो कोई और नहीं बल्कि वंशिका और ऋतिक थीं। जब वो दिल्ली आए थे, उन्होंने रहने के लिए इस विला को खरीद लिया था। दोनों अंदर चले गए और चेंज करके आने के बाद सोफे पर बैठ गए। वंशिका को कुछ अपने ख्याल में घूम देखकर ऋतिका बोली, क्या हुआ, तुम किस सोच में खोए हुए हो? कहीं तुम उसे हैंडसम लड़के के बारे में तो नहीं सोच रही हो जिसने तुम्हें आज गिरने से बचाया था? वंशिका ने उसे चिढ़ते हुए देखा और बोली, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूं। मैं तो सोच रही हूं फिर से मुझे बचाने वाले को कहां से ढूंढना स्टार्ट करूं इस बड़े सिटी में। ऋतिका बोली, देख, अगर वो नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं, पर मुझे इतनी ज्यादा स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। जरा सोच, ऐसा तो कोई भी इंसानियत के नाते कर सकता है। क्या बात उसने तुझे ऐसे ही इंसानियत के नाते बचाया हो और उसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड हो तो तू क्या करेगी? अब तेरे लिए तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ेगा ना। उसकी बात सुनकर वंशिका बेहद परेशान हो गई और बोली, तो मुझे क्या करना चाहिए? वो मुझे मिल भी गया और उसकी गर्लफ्रेंड हुई तो क्या मुझे उसे छोड़ देना चाहिए? पर मैं तो उसके लिए यहां तक आ गई हूं, मैं कैसे उसे छोड़ सकती हूं? क्या हो अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी, तब तो हम दोनों साथ में रह सकते हैं ना। मुझे पैसों की परवाह नहीं है, बस वो सिंगल हो और अच्छा इंसान हो। वंशिका की आंखें सिकुड़ गई, माथे पर चिंता की लकीर आ गई। जैसे सच में जिसे वो ढूंढ रही है उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो अभी से वो डील करने के लिए तैयार थी। उसकी ऐसी हालत देखकर ऋतिका जोर जोर से हंसने लगी और बोली, देखो, तुम्हें इतनी छोटी सी बात के लिए तुम कितनी परेशान हो गई हो। अरे अभी तक तो वो तुम्हें मिल भी नहीं है और अभी से तुम उसके लिए इतना परेशान हो।
और पॉजेसिव हो रही हो। जब वो तुम्हें मिल जाएगा और सच में उसकी गर्लफ्रेंड हुई तो तुम क्या करोगी? कहीं तुम गुस्से में आकर उसकी गर्लफ्रेंड की मर्डर तो नहीं कर दोगी ना? उसकी बात सुनकर वंशिका उसकी हाथ पर मारते हुए बोली, शट अप। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अगर उसकी गर्लफ्रेंड होगी तो तब देखा जाएगा, अगर नहीं होगी तब तो मेरी चास है ना। मैं उससे शादी करके यहीं पर घर बसा लूंगी। मुझे वापस मुंबई दो, कभी नहीं जाना है। इतना कहते हुए उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। वो वापस कभी भी मुंबई नहीं जाना चाहती थी। 3 सालों से उसे कहीं भी बाहर नहीं आने दे रहे थे। उनके हिसाब से तो उसे उनकी ही इशारों पर चलना है, जो कभी नहीं होने वाला था। रितिका उसकी बात को समझते हुए बोली, मैं समझती हूं, पर अभी तो हमने उस लड़के को ढूंढा भी नहीं है, इसलिए इतने सपने देखना ठीक नहीं है। रितिका वंशिका की फैमिली कंडीशन को अच्छी तरह से जानती थी। उसके फैमिली वाले ऐसे किसी को भी उसके साथ नहीं रहने देंगे। वहीं दूसरी तरफ करण की कार छोटी सी अपार्टमेंट के बाहर आकर रुकी। उसने अपने दोस्त से कहा था वो यहां उसकी आने का इंतजार करे। उसका दोस्त अपनी फैमिली के साथ यहीं पर रहता था। वैसे भी वो भी एक गरीब फैमिली से था और उसके पापा भी नहीं थे, इसलिए अपनी माँ और छोटे भाई दोनों की जिम्मेदारी उस पर थी। करण ने जब सामने देखा एक लड़का जिसने जीन्स और शर्ट पहन रखा था, रंग गेहुआ, शार्प फीचर, वो भी दिखने में हैंडसम था। वो इधर उधर देखते हुए करण की आने का इंतजार कर रहा था। यह लड़का कोई और नहीं, करण का सबसे अच्छा दोस्त सुमित था। जब उसने सामने देखा और एक बुगाटी को अपने सामने आकर रुकते हुए देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, पर वो जल्दी से पीछे हट गया, क्योंकि वो जानता था कि यह कार कितनी ज्यादा महंगी होती है। अगर गलती से भी उसने कार को छूकर कुछ गंदा कर दिया तो वो इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। उसकी मंथली सैलरी सिर्फ ₹10,000 थी, और ये कार करोड़ों की कीमत का वो जिंदगी भर काम करे तो भी नहीं चुका सकता था। तभी उसने देखा कार का फ्रंट दरवाजा ओपन हुआ और करण बाहर निकला। उस कार से करण को उतरते देखकर सुमित हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी लग्जरी कार में उसका दोस्त आया है। उसने तो सुना था करण को राठी फैमिली ने घर से बाहर निकाल दिया है। उसने उसे आज इसलिए बुलाया था क्योंकि उसके छोटे भाई का आज बर्थडे था, और आज वो उसकी उदास रहने पर वो जिस होटल में काम करता था वहां पार्टी दे रहा था और अपने भाई से कहा था कि वो अपने दोस्तों को बुला सकता है, और उसने करण को भी बुला लिया था ताकि अगर करण के पास जॉब ना हो तो वो अपने होटल के मैनेजर से कहकर उसे जॉब दिल देगा। पर उसे उम्मीद नहीं थी कि करण इतनी बड़ी कर से आएगा। करण ने जब उसके सामने जाकर चुटकी बजाए तब जाकर वो होश में आया और हैरान होकर हकलाते बोला, करण ये किसकी कार है? मैंने सोचा जब तू यहां आएगा तो हम कैब में जाएंगे या बाइक से। करण हंसते हुए बोला, और किसकी ये मेरी कार है? मैंने कल ही लिया है। तू पहले कार में बैठ, फिर मैं तुझे सब कुछ बताता हूं। सुमित पहले तो थोड़ा हिचकिचा रहा था कि कहीं इतनी महंगी कर उसके छूने से खराब ना हो जाए, फिर करण खींचने पर बैठ गया। सुमित को इस लग रहा था जैसे वो और ही दुनिया में हो। अंदर का इंटीरियर, लग्जरी फीचर्स को देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई थी। थोड़ी देर बाद वो हैरानी से करण को देख रहा था, क्यों कि करण ने उसे भी वही पुरानी इन्वेस्टमेंट वाली कहानी बता दिया था। वो उसे सिस्टम के बारे में तो नहीं बता सकता था ना। सुमित हैरान था और करण की सक्सेस से खुश भी था। करण हमेशा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में कहता था। उसे लगा नहीं था कि करण ने सच में किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। जो भी हो, उसे कोई जलन नहीं हो रही थी, बल्कि अपने दोस्त पर उसे बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा था। बिना किसी के सपोर्ट से उसका दोस्त आज यहां पहुंच गया था। इतना अमीर बन गया था। अगर राठी फैमिली ने उसे सपोर्ट किया होता तो उसका दोस्त अब कहां होता, और राठी अंपायर कितना बड़ा हो चुका होता। राजीव अंकल ने राठी अंपायर को जिस तरह से संभाला था, करण शायद उससे भी अच्छी तरह से राठी अंपायर को संभाल लेता। उसे तो इस वक्त राठी फैमिली पर हंसी आ रही थी। क्या सोचकर उन लोगों ने करण को और सुहानी को घर से बाहर निकाल दिया था। सुमित ने जल्दी से अपना फोन निकाला और फोटो लेने लगा। आखिरकार वो आज पहली बार इतनी बड़ी और महंगी कार में बैठा हुआ था, तो कुछ फोटो तो लेना बनता था। उसने करण के साथ भी कुछ फोटो ले लिया और बोला, चलो अब तो मैं सबको दिखाऊंगा कि मेरा दोस्त कितना अमीर है। देखना, तब मुझसे जलकर राख हो जाएंगे
की बात सुनकर करण हंसने लगा और बोला, ठीक है, तू जब चाहे इस कार को चला भी सकता है। उसकी बात सुनकर सुमित इमोशनल हो गया। उसके जैसे गरीब लड़के को कोई कार छूने भी ना दे, पर उसका दोस्त उसे कार ड्राइव करने देने के लिए भी तैयार था। करण एक मॉल में रुक गया। ये गैलेक्सी मॉल था और करण की कार देखकर ही गार्ड्स पहचान गए और जल्दी से उसे सैल्यूट किया। पिछली बार माल के मैनेजर दिनेश जी ने सभी गार्डों को कह दिया था कि जब भी ये कर आए तो उन्हें सैल्यूट करना है। सुमित नद मॉल को देखा तो बोला, क्या हुआ, हम मॉल में क्यों आए हैं? करण कार से उतर गया और सुमित भी उधर करो उसके पीछे चलने लगा। करण बोला, मैं बस कुछ पिक करने आया था। जब हो यहां आ रहे थे तभी करण ने फोन करके मैनेजर को गिफ्ट पैक करने के लिए कहा था। मैनेजर दिनेश ने यहां के सबसे बड़े ब्रांड स्टोर से गिफ्ट पैक कर लिया था। जैसा करण ने कहा था वैसा ही उसने कर दिया था, पर करण ने ऐसा भी भेज दिया था। मैनेजर दिनेश ने करण को देखकर जल्दी से ग्रिट किया और उसे वो गिफ्ट दे दिया। अब सुमित समझ गया करण यहां क्यों आया है, अमित के लिए गिफ्ट लेने के लिए। दोनों बाहर आ गए तो सुमित बोला, अरे यार करण, गिफ्ट लेने की क्या जरूरत थी, तू आ रहा है इतना ही काफी है। करण कार में बैठ गया और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, अमित का बर्थडे है तो मैं उसके लिए बिना गिफ्ट के लिए कैसे मिलने जा सकता हूं? वैसे भी पिछले साल में उसके बर्थडे पर नहीं आया था, इसलिए वो मुझसे गुस्सा था। सुमित ने और कुछ नहीं कहा। वैसे भी करण गिफ्ट ला चुका था, वो क्या ही कह सकता था। थोड़ी देर में वो दोनों दिल्ली की रीगल गार्डन होटल में पहुंच गए थे। ये होटल दिल्ली की सबसे बड़े होटलों में से एक था, जहां की फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी थी। पर यहां पर सब कुछ बहुत ज्यादा महंगा था। वही करण की कर को देखकर वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स जल्दी से भागते हुए वहां आए। करण और सुमित कर से बाहर निकले तो सिक्योरिटी गार्ड बोला, सर वहां लग्जरी कार के लिए पार्किंग स्पेस है, आप वहां पार्क कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड को डर था कि इस महंगी कार को दूसरी पार्किंग स्पेस में रखकर खरोच ना आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो उसकी जॉब तो जाना पक्की थी। उसकी नजर सुमित पर पड़ी। वो सिक्योरिटी गार्ड सुमित को पहचानता था, क्योंकि सुमित यहीं पर वेटर का जॉब करता था। पर उसने इस वक्त सुमित को कुछ नहीं पूछा। करण और सुमित कार पार्क करने के बाद अंदर चले गए तो करण ने पूछा, अमित कहाँ है? क्या वो अब तक नहीं आया है? उसकी बात सुनकर सुमित ने फोन में मैसेज देखा और बोला, हाँ वो आ चुका है वो, और उसके दोस्त शायद प्राइवेट रूम में होंगे। करण और सुमित प्राइवेट रूम में चले गए, जिसे सुमित ने अपने मैनेजर से कहकर कुछ देर के लिए लिया था, क्योंकि यही एक रूम खाली था और वो रूम को पूरा दिन के लिए बुक नहीं कर सकता था, इसलिए उसने बस थोड़ी देर के लिए बुक कर लिया था। दोनों अंदर चले गए तो देखा कुछ लड़के वहां बैठे हुए थे। वो सब 18 या 19 साल के बीच थे। अमित ने जब सुमित और करण को देखा तो उसकी होठों पर स्माइल आ गई। वो जल्दी से उसके पास आ गया और करण को गले से लगा लिया और बोला, करण भाई आप भी आए हो? मैंने भाई से कहा था आपको बुलाने के लिए। मुझे लगा कि आप आएंगे ही नहीं पिछले साल की तरह। करण ने उसकी सिर पर हाथ फेरा। करण अमित को अपने छोटे भाई की तरह ही मानता था। अमित थोड़ा दूर हुआ तो करण ने उसे गिफ्ट दे दिया और बोला, हैप्पी बर्थडे छोटे। अमित ने जब गिफ्ट देखा तो छोटे बच्चों की तरह खुश हो गया। फिर उसे याद आया, उसने सुना था कि उसे घटिया राठी फैमिली ने उसके करण भाई को घर से निकाल दिया है। वो तो अपने भाई को कह रहा था कि करण भाई को और सुहानी को लाकर अपने घर में ही रख देते हैं, पर उनके घर में सिर्फ 2 ही रूम था। एक में उसकी मम्मी थी, दूसरे में वो दोनों। इसलिए सुमित ने पहले करण को जॉब देने का सोचा था। तो उसके करण भाई के पास अब पैसा नहीं होगा ना, फिर भी वो उसके लिए गिफ्ट क्यों लेकर आए थे? उसने करण को देखा और जैसे ही कुछ बोलने वाला था, करण बोला, अपना गिफ्ट खोलकर देखो, क्या तुम्हें पसंद आया या फिर मैं कुछ और तुम्हारे लिए ला दूं? नहीं नहीं, और कुछ नहीं चाहिए उसे करण भाई की चिंता थी, इसलिए उसने जल्दी से मना कर दिया। वहीं उसके दोस्त भी आ गए और बोले, बैठकर खोलो, हमें भी देखना है। क्या यही करण भाई है जिनकी तुम हमेशा तारीफ करते थे उसका? एक दोस्त बोला। तो अमित ने हां में सिर हिलाया और सबको करण से मिलाया। उन सब ने भी करण को हेलो कहा। वो सब भी अच्छे बच्चे थे और मिडिल क्लास फैमिली से भी, इसलिए तो वो सब दोस्त बन गए थे और उनमें कोई घमंड भी नहीं था। अमित बैठ गया और एक्साइटेड होकर अपना गिफ्ट खोलने लगा। सुमित ने गहरी सांस ली। उसका ये छोटा भाई पता नहीं कब बड़ा होगा। करण ने उसकी कंधे पर हाथ रखा और बोला, चल बैठते हैं। सुमित ने हां में सिर हिलाया और दोनों बैठ गए।
अमित ने गिफ्ट बॉक्स ओपन किया तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अमित के दोस्त भी हैरानी से उसे गिफ्ट बॉक्स को देख रहे थे, क्योंकि उसमें एप्पल मैकबुक लैपटॉप था जिसकी कीमत इस वक्त मार्केट में करीबन 3,90,000 थी। अमित को तो ऐसे लैपटॉप बेहद ज्यादा पसंद था, पर उनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था कि वो एक खरीद सके। उसने हैरानी से करण को देखा और हकलाते हुए बोला, भाई ये तो बेहद महंगा है। आप इतने पैसे खर्च करके मुझे ये कैसे दे सकते हैं? मैं इसे कैसे ले सकता हूं? करण ने सुमित को देखा और बोला, इसे समझा दे कि इसे रखना ही होगा। उसकी बात सुनकर सुमित ने अमित को देखा और बोला, तुम्हें अपने करण भाई के पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम्हारे करण भाई के पास बहुत पैसा है, वो अमीर बन चुका है। वो थोड़ा ड्रामेटिक अंदाज में बोलते हुए करण को देखा। फिर सुमित ने करण का घिसा पिटा स्टोरी उसे भी सुना दिया कि करण ने बहुत पहले इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था अब वो, और गैलेक्सी मॉल ग्रुप का 50% शेयर होल्डर है। अपने भाई की बात सुनकर अमित को भी इस पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे भरोसा तो करना ही था। वही अमित के सारे दोस्त तो करण को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई भगवान हो। एक लड़का जल्दी से नीचे झुक गया और सर झुकाकर बोला, आज से आप मेरे आइडल हो। करण भाई मान गया आपको। आपने इन्वेस्टमेंट किया और इतना सब कुछ है आपके पास सिर्फ आपकी दिमाग और हार्डवर्क की वजह से। बाकी सभी लड़के भी करण की तारीफ करने लगे। करण मन में बोला, हाँ कौन सा हार्डवर्क मेरे प्यारे शक्तिशाली सिस्टम का कमाल है। तभी उसके कान में दिन की आवाज के साथ रोबोटिक आवाज आई, थैंक यू होस्ट, मुझे शक्तिशाली और प्यार कहकर कंप्लीमेंट देने के लिए। सिस्टम की आवाज सुनकर कारण चौंक गया और बोला, क्या इस सिस्टम को तारीफ की? भूख है इसे और तारीफ चाहिए क्या? पहले तो मैं कुछ भी पूछता था तो गूंगा बने रहता था। अब कोई आवाज नहीं आई, करण भी चुप हो गया। तभी स्टाफ केक लेकर अंदर आए। अमित तो अपने नए लैपटॉप को देखने में कितना खो गया था कि वो भूल गया था कि आज उसका जन्मदिन है। स्टाफ ने केक को टेबल पर रखा और सुमित से बात करके चला गया, क्योंकि दोनों यहीं पर काम करते थे तो दोनों के बीच अच्छी जान पहचान थी। करण ने अमित को देखा और बोला, आरे लैपटॉप को बाद में देख लेना, उसे तुमसे कोई नहीं छीन रहा है, वो तुम्हारे पास ही रहने वाला है। उसकी बात सुनकर अमित ने अपने सारे दांत दिखा दिया और बोला, भाई पहली बार मैं इतनी महंगी लैपटॉप देख रहा हूं ना, इसलिए उस पर से आंखें ही नहीं हट रही हैं। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। उसका एक दोस्त बोला, चल अब ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, जल्दी से केक कट कर ताकि हम खाना खा सके, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। उसकी बात सुनकर अमित ने हां में सिर हिला दिया और केक कट किया। बाकी सबने उसे फिर से गाना गाकर विश किया। फिर करण बाहर चला गया। थोड़ी देर में करण अंदर आया। कुछ देर बाद वेटर खाना लेकर अंदर आ गए तो वहां बहुत सारी डिशेज थी जो इस होटल के सबसे महंगी डिशेज में से थी। वेटर ने सारा खान टेबल पर रख दिया और सुमित को देखकर वहां से बाहर चले गए। सुमित इतना सारा खाना देखकर हैरान रह गया। वो यहीं पे काम करता था इसलिए जानता था कि ये सभी डिशेज कितनी ज्यादा महंगी थी। वो उठ गया। वो उन्हें बताना चाहता था कि शायद उन लोगों ने गलती से किसी और का ऑर्डर यहां लाकर दे दिया है। इस डिशेज की कीमत बहुत ज्यादा थी। अगर वो अपनी 6 महीने की सैलरी भी जोड़ दे तो भी वो इस खाने के लिए बिल नहीं भर सकता था। उसे उठाते हुए देखकर अमित बोला, क्या हुआ भाई, आप कहाँ जा रहे हो? बात सुनकर सुमित बोला, शायद वेटर ने गलती से इन सभी डिशेस को यहां दे दिया था। ये किसी और का ऑर्डर किया खाना होगा। मैंने ये सब नहीं मंगवाया था। ये हमारे होटल का सबसे महंगी डिशेज है। इसका बिल तो कम से कम 60-70 हजार आएगा। अमित भी हैरान हो गया। वो नहीं चाहता था कि उसके भाई को परेशानी उठाना पड़े। तभी एक लड़के की खांसने की आवाज आई जो खाना ले रहा था। जल्दी से स्पून को वहीं पर रख दिया और बोला, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि ये ऑर्डर गलती से आ गई है। कोई बात नहीं, आप बात कर लीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं। तभी करण बोला, तुम क्या चुप रह सकते हो? और क्या हुआ अगर तुमने ये डिशेज नहीं मंगवाया तो इसे मैंने मंगवाया था। उसकी बात सुनकर सुमित हैरान रह गया और बोला, पर तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? ऑलरेडी तुमने इतनी महंगा तोहफा अमित को दिया है, पर अब फिर से इतनी सारी डिशेज, इतनी कीमती, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसकी बात सुनकर करण गुस्सा होते हुए बोला, मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है क्या? मैं उसके लिए ये सब नहीं कर सकता हूं। तो फिर मुझे यहां रहने की क्या जरूरत है? मुझे चले जाना चाहिए है ना? उसकी बात सुनकर अमित ने जल्दी से उसके हाथ को पकड़ लिया और बोला, ये आप क्या कह रहे हैं भाई? आप यहां से कहीं नहीं जा सकते। सुमित ने आज भरी और हाथ जोड़कर बोला, हाँ ठीक है तुमने जो
किया है सब सही है मेरे बाप। अब तुझे गुस्सा होने की नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे बचपन से स्कूल टाइम से जानता हूं कि तू किस तरह से गुस्सा करता है और किस तरह से गुस्सा करने का नाटक करता है। उसकी बात सुनकर करण हंसने लगा और बोला, ठीक है चलो खाते हैं। बाकी सब भी खुश हो गए और जो भी चाहिए वो अपनी प्लेट में लेकर खाने लगे। अमित की आंखों में खाते ही चमक आ गई। उसके दोस्तों का भी यही हाल था। अमित का एक दोस्त बोला, थैंक यू करण भाई, और अमित तुझे भी थैंक यू कि तूने हमें यहां बुलाया। बना हम करण भाई के ऑर्डर किए इन डिशेस को नहीं खा पाते। और सच कहूं तो मैं अपनी जिंदगी में इतनी अच्छी डिशेस कभी नहीं खाया है। ये बेहद टेस्टी है। अमित के बाकी दोस्तों ने भी उसकी बातों में हामी भरा। उन्हें भी ऐसा ही लग रहा था। करण ने बस सिर हिलाया। इतनी देर में सबका खाना खत्म हो गया। आज सब अच्छे से खाना खाए थे। खाना खाने के बाद अमित अपने पेट पे हाथ फेरते हुए बोला, आज मैंने सबसे ज्यादा खाना खाया है। मुझे तो खाना बनाना जितना मुश्किल लगता है, खाना खाना उतना ही इजी लगता है। की बात सुनकर सब हंसने लगे तो करण बोला, तुम्हें कुछ और खाना है तो उसे मेन्यू उसे देखकर ऑर्डर कर दो। उसकी बात सुनकर अमित जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा पेट तो ऑलरेडी भर गया है। अगर और ज्यादा खाऊंगा तो कहीं पेंट ना फट जाए। सुमित और करण जाकर रूम में सोफे पर बैठ गए और बात करने लगे। उसकी बात सुनकर उसके दोस्त उसे चिढ़ाने लगे। तभी अमित बोला, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं आता हूं। उसकी बात सुनकर एक और दोस्त बोला, हमें भी जाना है। अमित ने सिर हिला दिया तो वो और उसके दो और दोस्त वहां से वॉशरूम में चले गए। बाकी चारों दोस्त वहां बैठकर फोटो पोस्ट करने लगे जो उन्होंने थोड़ी देर पहले लिया था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।